चलिए लगातार नरसिंहपुर जिले के संदर्भ में संवाद कर रहे हैं। भगवान नरसिंह की नगरी है। अगर नरसिंहपुर की बात करें तो माँ रेवा का आशीर्वाद इस पूरे जिले को मिलता है। इस जिले से अगर हम बात करें तो अध्यात्म की पहचान, कला की पहचान, कई सारे नाम हैं। अगर हम बात करें ओशो से लेके आशुतोष राणा तक के, तो यहाँ पर पहचान की कमी नहीं है। लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है, वो ये है कि ये जिला कृषि प्रधान है, सबसे उपजाऊ भूमि है। लेकिन अगर बात करते हैं किसानों की, किसानों के हालातों की, यहाँ की मिठास की, यानी कि गन्ने की, तो शुरुआत वहीं से करेंगे। मेहमानों से हम एक बार फिर परिचय करा देते हैं। लाखन सिंह जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस नेता हैं। साथ में मैथिली शरण तिवारी जी हैं हमारे साथ में, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के। नीरज जी हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक, नगर पालिका अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। शेखर जी हैं, शेखर चौधरी जी, जो पूर्व विधायक हैं। और महेंद्र प्रीतमपुरी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। इन तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम महेंद्र जी आपके ही पास चलेंगे। इतना लंबा सर आपको अनुभव है, इस जमीन से आपका जुड़ाव है, लेकिन अन्नदाता की हम बात करते हैं सर। गन्ना यहाँ की पहचान है, मिठास यहाँ की आन बान शान है। लेकिन सर सुना है कि गन्ने का जो भाव है वो नहीं मिलता, खरीदी नहीं होती है, और खरीदी हो जाती है तो भुगतान नहीं होता, और जब भुगतान नहीं होता तो किसान परेशान हो जाता है। ये नरसिंहपुर में जब बार बार ये बात करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की वो किसान रहे हैं, किसानों की इसकी बात कम तेल से लेके नरेंद्र मोदी करते हैं जी। का जो संवाद कार्यक्रम है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उपस्थित यहाँ जितने भी हमारे अतिथि हैं, उन सबको भी गणेश उत्सव की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बंधुवर, आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की। गन्ना की रेट की बात आप कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि गन्ना का रेट शासन तय करती है और रिकवरी के आधार पर शासन रेट तय करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमेशा गन्ना के रेट जैसी भी रिकवरी निकलती है, जो रेट आता है उसके आधार पर गन्ना के मूल्य का निर्धारण सरकार करती है। और हमेशा प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं गन्ने के रेट में बढ़ोतरी होती है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी किसान हूं। सर आपने कहा गलत है, तो थोड़ी सी हकीकत और जान लेते हैं। मैथिली शरण जी आपके बगल में ही बैठे हैं। तिवारी जी, अगर इस हकीकत से जिसको मैंने रूबरू कराने की कोशिश की, कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी? वास्तव में किसान बड़ा प्रसन्न है, यहाँ का गन्ने का भाव मिल रहा है, भुगतान प्रॉपर समय पे हो रहा है, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो आपकी INH चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस तरह का संवाद आयोजित किया। समाज में संवाद होना चाहिए, और संवाद से वास्तविकता समाज में जाती है। आज गणेश चतुर्थी है, उसकी भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं मूल रूप से किसान हूं और खुद खेती देखता हूं और करता हूं जी। जहां तक गन्ने की बात आती है, नरसिंहपुर जिले में गन्ना बहुत बड़े रकबा में बोया जाता है जी। पहले यहां गुड़ बनता था, गुड़ भट्टियां हुआ करती थी, पर मजदूरों की समस्या आने के कारण वो धीरे धीरे जो कुछ प्राइवेट शुगर मिल आए, तो किसान शुगर मिल को अपना गन्ना देने लगे जी। प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है, पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक गन्ने पर प्रदेश सरकार ने कोई भी नीति नहीं बनाई। प्रदेश में आज तक गन्ने पर कोई नीति नहीं है 20 साल में। दूसरी बात आती है गन्ने का मूल्य का। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, और यदि आप आंकड़े देखें 10 रुपये 15 रुपये हर वर्ष बढ़ाए जाते हैं, जबकि आज महंगाई जिस रेशो में बढ़ रही है उस रेशो में कहीं भी गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए जाते। चूंकि प्रदेश की कोई नीति जब नहीं है, तो जब हम लोग आंदोलन करते हैं और कलेक्टर से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सपोर्ट प्राइस मेंटेन कराना प्रशासन का काम है, इसके ऊपर यदि मिल वाले नहीं देते रेट तो इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, तो रेट भी उससे ज्यादा किसान को मिल नहीं पाते। नंबर 3, जो भुगतान की बात आती है, तो शुगर मिल सब प्राइवेट, जिले में करीब 5 शुगर मिल बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे खानसारी। भुगतान समय पर किसानों को होता नहीं, बाद में
जब प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचती हैं, प्रशासन दबाव देता है, तो या तो पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, कहीं कहते हैं हम में ब्याज के दे देते हैं। इस तरह की व्यवस्था अभी तक चलती आ रही है। सर, इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं, उसमें एक शुगर मिल आप ही के साथी की है, आप ही के एक रिप्रेजेंटेटिव की भी है। जब हम राजमार्ग से जाते हैं तो वो शुगर मिल जरूर नजर आती है। शिकायतें तो उस शुगर मिल की भी उतनी ही है सर। किसकी? नहीं, देखिए, यदि ईमानदारी से देखा जाए, संजय शर्मा जी की शुगर मिल सबसे बाद में चालू हुई है जी। उसके पहले से अभी महाकौशल शुगर मिल थी, करेली शुगर मिल थी। पर पिछले 3 वर्षों से जो आंकड़े, जब किसान हम लोग आंदोलन करते हैं तो आते हैं, तो सबसे अच्छे भुगतान जो सबसे समय पर होता है वो संजय शर्मा जी के शुगर मिल में होता है। ये यथार्थ है और डॉक्यूमेंट्री है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या बनी है, यहाँ एक बड़गुआ शुगर मिल बना था जी। बड़गुआ शुगर मिल किसी छिंदवाड़ा की पार्टी ने आके बनाया था और वहां किसानों का गन्ना खरीदा, और यहां तक वहां शुगर मिल बनाने में जिन मजदूरों, लेबरों ने, वेल्डिंग वालों ने काम किए थे, उनका भुगतान भी नहीं हुआ। और उसके बाद ये स्थिति बनी कि आज भी भुगतान किसानों का पड़ा है। अब वो कह रहे हैं शुगर मिल की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, कब नीलाम होगा और कब किसानों को भुगतान होगा, ये आज बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। तो सर, ये मान लें कि संजय शर्मा जी की शुगर मिल से अच्छा भुगतान होता है, बाकी किसी शुगर मिल से नहीं होता। भुगतान में सबसे पहले नंबर 1 पर वो ही रहता है। सर, वो भी डिटेल जरा बता दीजिए जी। करेली की शुगर मिल है, अन्य दूसरी जो शुगर मिल है सब इनकी शुगर मिल है। सर, फिर उनका क्या? देखिए, आपने जैसा कहा जी, करेली शुगर मिल है जी, उसमें ही भुगतान की स्थिति ठीक है। भले ही 1 महीने में होता है, पर आज तक कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसको करेली शुगर मिल से भुगतान नहीं मिला। अब आप आइए महाकौशल शुगर मिल, तो महाकौशल शुगर मिल भोपाल के नवाब राजा साहब की है। 1-2 साल वहां बहुत आंदोलन हुए, पर पिछले वर्ष में जो आंकड़े असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हम लोग लेते हैं, जब इस तरह, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो ये चीज हमें देखना पड़ती है जी। तो वहां भी आज स्थिति है। 1 मिनट आपको रोकूंगा। अभिलाष जी हमारे साथ में, अभिलाष मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। आप भी सर मंच पर आमंत्रित हैं। आपका काफी इंतजार था क्योंकि आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आपकी व्यवस्थाएं थी। आपका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। और लगातार सर, क्योंकि मैं अभिलाष जी के पास सीधे इसलिए भी जाना चाहूंगा सर, एक माइक जो है गणेश अभिलाष जी के पास और लेकर आए। माइक की उपलब्धता है जी। सर, ये बड़ा अचरज भरा आंकड़ा है, और अगर ये हकीकत है तो बड़ी शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गन्ना यहाँ का प्रमुख स्रोत है, कृषि यहाँ का प्रमुख साधन है, और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार करेली की मिल या संजय शर्मा जी की शुगर मिल से तो भुगतान प्रॉपर हो रहा है, बाकी मिलों से नहीं हो रहा। और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि समर्थन मूल्य के लिए जिस तरह के निर्णय होने चाहिए वो शासन स्तर पे होते हैं, प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये प्रशासन का जवाब आता है। आपके हिसाब से हकीकत क्या है सर? देखिए, समय समय पर शिकायतें आती हैं। सरकार में रह के हम सरकार व्यवस्था कर सकती है, और मैं मानता हूं कि 1-2 शुगर मिलों में ज़्यादा है। महाकुशल शुगर मिल मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा, और एक शुगर मिल छोटी है उसकी भी चर्चा होना चाहिए। जब शुगर मिल की चर्चा हो रही है जी, कि उसको सरकार ने पहली बार बड़ा निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको नीलामी के लिए रखा गया। अब वो नीलाम क्यों नहीं हो पा रही? ये जी, रेट ज्यादा है, लेकिन सरकार नीलामी कर सकती। वहां के हमारे किसानों की चिंता है कि नहीं किसी को? आज भी वहां के किसानों का भुगतान नहीं हुआ, और आम बात है। बीच में मत बोले भैया, या तो फिर यहां जाओ। हाँ, मर्यादा में होने दो जी, जो काम हो रहा है मर्यादा में होने दो जी। मैं ये मानता हूं कि किसानों की समस्याएं, आप भी शुगर मिल खोल लो तो रहेगी, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, कोई भी खोल ले, लेकिन जिन शुगर मिलों की ज्यादा है उस पर भी तो चर्चा होना चाहिए। किसानों का भुगतान नहीं हो पाया नहीं तो कौन सी है सर? वो कौन सी है? एक छोटी शुगर मिल है, तिवारी जी को पता है, उसको अभी तक नीलाम करवा रहा है, लेकिन करवाने नहीं दे रहा है कि वो कहीं कम ऑफसेट प्राइस है, कहीं ज्यादा ऑफसेट प्राइस है, ये चलता रहता है। अच्छा, वो भी किसी नेता की है क्या सर? किसी नेता की है क्या वो भी? नहीं, छिंदवाड़ा के उद्योगपति की आप लोग बता रहे हैं। चलिए सर, शुगर मिल के मामले में तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ये स्वीकार करती हैं कि भुगतान समय पर नहीं हो पाता, लेकिन शासन प्रशासन नहीं, ऐसा नहीं है।
सरकार का काम है उचित मूल्य दिलाना। आप ये बताओ कि पहले किसानों को क्या क्या रेट मिलता था, तो रेट मिल रहा है, ये काम सरकार का है, सरकार का ये जवाबदारी सरकार की, मेन जवाबदारी है कलेक्टर जो है उन मिल मालिकों की या मिल जो एमडी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें, ये जवाबदारी सरकार की बनती है। सरकार किस लिए? सर नीला सरकार की एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता कि लाखन भैया कह रहे और कार्रवाई हो जाए। लेकिन सर सरकार की एक प्रक्रिया है, नीलामी के लिए लगा सकते हैं, किसी को जेल नहीं भेज सकते। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। सर जब शिवराज जी मंच पे खड़े होते हैं नरसिंहपुर के या गाडरवारा के, तो सीधे बोलते हैं ए कलेक्टर, और उसके बाद बोलते हैं कि किसानों की बात नहीं सुनी तो तुमको हटा दूंगा। तो यहाँ पे किसानों की बात सुनने की इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों बता रहे हैं आप सर? नहीं नहीं नहीं, किसान की पूरी बात सुनी जा रही। मध्य प्रदेश में नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में यदि किसानों का सम्मान कहीं है तो सिर्फ नरसिंहपुर जिले में, बाकी प्रदेश में नहीं है। नहीं, नरसिंहपुर जिले में हम जिलाध्यक्ष हैं जी। एक मिनट सुनो, हम जिलाध्यक्ष हैं, हम जिले की बात करेंगे, हम कोई प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है जी। नरसिंहपुर जिले में मैं घूमता हूं, और नरसिंहपुर जिले की जहां तक हम भी तो किसान है ना भाई जी, कोई हम अलग से, हम कोई व्यापारी तो है नहीं। यहाँ मंच पे जो है सब किसान है और नेता है, हम कोई व्यापारी नहीं है, हम सिर्फ किसान हैं, समझ गए आप? जी सर। मेरा कोई उल्टा सीधा व्यवसाय है, मैं किसान हूं, हमें पता है हमारी ट्राली जाती इतने की भी मूल्य पर्याप्त में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नगर की बात कर लेते हैं, जिले से थोड़ा नगर की तरफ, गांव से थोड़ा शहर की तरफ। सर मैंने सुना है आपके घर के सामने की आपकी वार्ड की सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं जी। ये माइक ये इसको रोंटाई कहते हैं, जल्दी से माइक अच्छा वाला दीजिए जी। उसका टेंडर हो चुका है जी और बरसात के कारण जी उस पे काम नहीं लग पाया है। एक्चुअली में वो पीडब्ल्यूडी की रोड थी क्या, अब उसको नगर पालिका में जोड़ के, और जैसे ही ये बरसात रुकती है तत्काल काम लगवा दिया था, मगर बरसात जल्दी आ गई, इस कारण से वो काम रुक गया, नहीं तो उसके टेंडर हो चुके हैं और बढ़िया रोड हम बना के देंगे। सर मेरी जो जानकारी है, मेरी जो ऐसी रोडें हैं जिनके टेंडर लग चुके हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रोडों पे काम लगना है, जिनके टेंडर होगा और ठेकेदार ने काम भी लगा। सर मेरी जो जानकारी है वो महाराज का जो राज है वो 7.5 साल का है, 5 साल आपका, 5 साल आपके 2-2.5 साल लगभग आपके परिवार का, अब 7.5 साल बाद आपने टेंडर लगाना शुरू किए। नहीं, वो प्रक्रिया होती है। अब राशि आई, पहले वो रोड खराब नहीं थी, अभी बरसात होने के कारण उसके पहले थोड़ी दिक्कत उसमें आई, मगर वो काम उस पर लग जाए। सर सड़क को लेके बताया जा रहा है, एक बार लाखन सिंह जी के पास पहुंचूंगा, पूर्व में जो सरकारें रही उनकी सड़कें कैसी थी वो जनता को मालूम है। बात करेंगे ना सर। सड़क को लेके जो है नगर पालिका अध्यक्ष या शहर की सड़कों को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं, और अब बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो रही है। लग चुके हैं, काम लगना लग चुके हैं, काम शुरू है। सर जहां माननीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बोल रहे हैं कि इसमें टेंडर लग चुका है, वो जहां आपका निवास है न तो वो नगर पालिका में है, लगेंगे कैसे टेंडर? वो पूरी लाइन जो है, किस रोड की बात कर रहे हैं? पहली विषय ये है, रेलवे स्टेशन मुख्य रोड की जो बात हो रही है, आप उस रोड की बात कर रहे हैं, स्टेशन की मेन रोड की बात कर रहे हैं। नहीं मैं वो तो मुझे भी मालूम है, और आप तो बाद में आए इस नगर आपने में। प्रश्न किया था कि आपके घर के सामने नगर में नगर की आपने रचना प्रश्न हमको किया था मालूम है। कि माननीय अध्यक्ष जी के घर के अभी सामने का रोड में गड्ढे हैं। नहीं है कि कहाँ का बाट कहाँ लगता है। सर अच्छा ये बताइए सर, सड़कों को लेके एक ईमानदारी का जवाब आप भी दे दीजिए सर जी। पहले पिपरिया से नरसिंहपुर पहुंचने में कितना टाइम लगता था आपकी सरकार के समय, और अब कितना लगता है? देखिए उस टाइम पर जो है रोडों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये तो सही है जी, उसको हम स्वीकारते हैं कि वो सुधार हुआ है। आप जबलपुर की बात कर रहे थे ना सर, लेकिन जबलपुर से जब आते हैं ना, जैसे ही शाहपुरा में एंट्री करते हैं, सड़कों की हालत बहुत खराब है सर। और दूसरा, जब रेलवे की बात करते हैं, पिपरिया से वहां तक आते हैं, इतनी रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है सर, जितनी देर रुकना पड़ता है उतने में तो आप एक बार नरसिंहपुर पहुंच जाओ सर, उसका क्या होगा? देखिए जो आपने कहा जी, शेपुरा से जो रोड जब आप अपन नरसिंहपुर के लिए मुड़ते जी, वो NH नहीं है जी। सरकार आपकी नहीं, सरकार हम लोग तो विपक्ष में हैं उस समय नहीं, जी, अच्छा, अभी आपने प्रश्न किया जो माननीय लाखन सिंह जी ने स्वीकार किया, जी, जी।
को, उस समय सड़कों की हालत खराब थी और इसीलिए कांग्रेस को सड़क के मुद्दे पे ही जनता ने कुर्सी से उतारा था। जी। ठीक। अब प्रश्न ये है कि अब तो 2003 के बाद 20 साल से किसकी सरकार है? भाजपा की। ये रोड बीओटी के अंतर्गत उस समय सैंक्शन हुई थी जब कांग्रेस सरकार थी, मगर काम नहीं लग पाया था। जी। अब बीओटी में जब रोड है, टैक्स भी लग रहे हैं, टोल नाके भी बने हैं, तो अब इसका उत्तरदायित्व तो भाजपा पे है या कांग्रेस पे जाएगा? शेखर जी से पूछ लेता हूं, फिर सर आपके पास आऊंगा। भैया एक शेखर जी, बस मुझे एक बात बताइए कि जब चुनाव हुए तो चुनाव के परिणामों की बात करते हैं। जब आप जीते थे तब सड़कें कैसी थी, जब आप बाद की स्थिति देखते हैं तब सड़कें कैसी हैं? सबसे पहले जी आप सभी का हेलो जी हेलो जी जी हेलो जी। भगवान नरसिंह की परम भूमि पे आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पूछा कि जब 98 में मैं विधायक था उस समय और अभी की स्थिति क्या है सड़कों की, तो ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जब सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय के बजट में और अभी के बजट में बहुत अंतर है। दिग्विजय सिंह जी ने भी सरकार किसके समय सड़कों को बनाने के लिए बीओटी का पहला काम शुरू किया था, जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ कि प्राइवेट संस्थाओं को रोड बनाने का काम दिया, जिससे कि सरकार के पास पैसा नहीं था, रोड बनाएगी और टैक्स वसूलेगी और लोगों को अच्छा रोड मिलेगा चलने के लिए, और मिला भी। ये अलग बात है कि 5 साल का उसमें एग्रीमेंट था कि सरकार जब जिसको ठेका देगी तो वो अपना 5 साल तक मेंटेन करेगा, करेगी भी। लेकिन जब 2003 के बाद में सरकार चली गई तो आने वाली सरकार का दायित्व था कि उसको बराबर कायम रखे और उसको सुचारू रूप से चालू करे। नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, किसानी में अव्वल लोग हैं। यहाँ के लोगों की भावनाओं का किसी सरकार ने कद्र नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की। जी, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की हो या शिवराज जी की। सुनिए तो, कांग्रेस ने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। नरसिंहपुर जिला कांग्रेस के राज में बना जी। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग कांग्रेस के राज में, एक मिनट महाराज जी, और काम भी किया। कांग्रेस के राज में नरसिंहपुर जिला बना, नरसिंहपुर जिले की कांग्रेस की बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग मिली, 200 बिस्तर का अस्पताल बना यहाँ पर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ना मेडिकल कॉलेज बना, ना एक भी कोई अच्छी कॉलेज बना। यहाँ के पढ़ने के लिए लोग इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए नरसिंहपुर से बाहर जबलपुर या भोपाल जाते हैं। ये शिक्षक लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया कांग्रेस, बीजेपी। चलिए थोड़ा सा जनता की आवाज भी सुन लेते हैं, सड़कों की जो हकीकत है वो जनता के बीच भी जान लेते हैं। और यहाँ पे हमारे साथी गणेश हैं, वो थोड़ा जनता के बीच में जाना चाहेंगे। लगातार लोग बोलना चाहते हैं, दोनों पक्षों की बात सुने। सबसे पहले ये भाई साहब, सर बस आप ही के पास। ठीक है, लीजिए सर। जी, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस जनप्रतिनिधि बैठे, यहाँ जिले की प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त है कि अधिकारी काम नहीं सुनते। आपके एक बीजेपी के पार्षद हैं, वो उनको आरटीआई से कागज नहीं दिए जा रहा है। यहाँ पे ओवर तो ओवर जो अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होके चले आए हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ से नवरत्नों को आप वापस बुला के ला रहा है, इनकी क्या उपलब्धियां हैं इन लोगों से पूछो। और ये सर दूसरी बात, कांग्रेस यहाँ विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस के एक नेता से पूछ लो कि कभी भ्रष्टाचार के मामले में कभी एक कांग्रेसी नेता ने कोई शिकायत। सर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दोनों पक्षों से मतलब बड़ा ईमानदार सवाल भी है, सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा ईमानदार भी है। सर सबसे पहले आप ही बता दीजिए, ये अधिकारियों से त्रस्त क्यों नरसिंहपुर है? जहां चाहो वहां चर्चा होती है भ्रष्टाचार की, आपका पार्षद, आपका नेता आरटीआई लगाता है, आप लोग बदल क्यों नहीं पाते? कोई ताकतवर नेता या कोई दबाव या कोई प्रभाव किस तरफ काम कर रहा है सर? ये नहीं, किसी पार्षद को आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं। पार्षद के अधिकार क्षेत्र में है, वो नगर पालिका की जितनी भी जानकारी लेना चाहे वो सदन में ले सकता है। सर वो नगर पालिका के अलावा भी तो जानकारी मांग सकता है। सुनिए तो आप मेरी बात पूरी सुनिए। और अगर आरटीआई कोई लगाता है तो ऐसा नहीं है कि आरटीआई के अंतर्गत उसको कोई जानकारी नहीं मिलती, जानकारियां भी मिलती। और जानकारी अगर नहीं मिलती होती। अच्छा सर, आप मेरे को बड़ा ईमानदारी से ये बता दीजिए कि यहाँ के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आप प्रसन्न हैं? नहीं, हम लोग तो प्रसन्न हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप काम बताइए, अगर काम नहीं होता हो तो कहिए। तिवारी जी, आप तो जैसे अभी आपने सड़कों की बात स्वीकार कर ली, अकेले सड़क नहीं,
सड़क, बिजली, पानी, मौलिक सुविधाएं क्या थी? आज ये 2003 और 4 के परिवर्तन के बाद, उनको बीच बीच में याद दिलाई देता हूं, अपन तो आज की बात करें ना सर। तिवारी जी चलिए, देखिए, हम जिस पंच पे बैठे हैं और आप कहते हैं ईमानदारी से, जी, प्रश्न इस बात का है कि 2003 और आज की स्थिति में 20 साल में कितना फर्क है। 2003 में प्रदेश पे कितना कर्ज था और आज सारा प्रदेश कर्ज में डूबा जा रहा है। थोड़ा अफसरशाही के संदर्भ में बात करना चाह रहे थे, तो अफसरशाही सर किस तरह की है नरसिंहपुर जिले की? अब रहा सवाल अधिकारियों की बात, जी, तो भाजपा के विधायक और सांसद खुद कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, वो कहते हैं अधिकारी हमारी पसंद के नहीं आते। जब आप अधिकारियों से पूछो तो वो कहते हैं साहब अब हम इनकी सुने, क्योंकि इनको जो काम कराना है हमसे, वो सिर्फ हमें फोन करते हैं कि इसका ट्रक छोड़ दो, इसका सट्टा छोड़ दो, इसका ये कर दो। जनता के लिए तो कोई काम टेलीफोन अधिकारी कहते करते ही नहीं। सर, नहीं, दूसरा तो, अधिकारियों की जहां तक बात, नहीं, तिवारी जी, अभी जनता से बात आई, 1 मिनट जी, अभी एक बात आई जनता सवाल से, आपका आपसे भी था, जो सवाल जनता इसलिए की उनको है। भी जी, जवाब दे रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत ही प्रश्न किया उनने कि सवाल विपक्ष और इनसे दोनों से जो उनने किया। पहले जब अधिकारी आते थे और यदि जनता की वो नहीं सुनते थे, हमारे जनप्रतिनिधि 1 हफ्ते में उनको बदल देते थे। जी, आज इससे यह है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, पर जनप्रतिनिधि भी अपने आप में हताश और निराश हैं, क्योंकि आज प्रदेश में और देश में जो सरकार है वो सिर्फ वन मैन शो है। सर वो 1 हफ्ते में बदल देते थे, इसीलिए कहीं वो ऐसा तो नहीं हो तबादला उद्योग का आरोप आप लोगों पे लगने लगा? नहीं, तबादला उद्योग नहीं होता था, जनता के प्रति उनको जवाबदेह होना पड़ता था। जी, ऐसा नहीं कि जनता की बात अधिकारी ना सुने। सर अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, श्रृंखला काफी लंबी है इन मुद्दों की। सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है जिसकी तरफ हम बात करने की कोशिश करेंगे, और वो है सर मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज नरसिंहपुर में अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे दिग्गज, जिला अध्यक्ष सब मिलकर क्यों नहीं ला पाए? नहीं सर, स्वीकृत है सर, जवाब तो दीजिए सर। देखिए, अभी जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी बता रहे हैं, जी, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए टाइम लगता है। करेली में उन्होंने कहीं हॉस्पिटल नहीं हो पा रही, जी नहीं, हमने करेली में जमीन का ट्रांसफर कराया, टाइम लगता है। मेडिकल के लिए बता रहे हैं जी कि जमीन चिन्हित हो गई, आप पता लगा लीजिए और हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सर बुधनी जो है, बुधनी तहसील क्षेत्र है, नरसिंहपुर जिला मुख्यालय है, बुधनी में बनकर तैयार है, लेकिन आपके यहाँ पर अभी भी जमीन चिन्हित हो रही है। चिन्हित हो रही है तो यहाँ भी बन जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, नरसिंहपुर भी बनेगा। मैं आऊंगा सर, एक कांग्रेस से प्रश्न कर लेता हूँ इसी संदर्भ में। सर मुझे आप ये बता दीजिए, ये नरसिंहपुर के लोग पूछते हैं या बैतूल के लोग पूछते हैं, बालाघाट के लोग पूछते हैं, छिंदवाड़ा के तीनों तरफ के लोग पूछते हैं कि छिंदवाड़ा में तो मेडिकल कॉलेज बन जाता है, पर इन जिलों में क्यों नहीं बनता? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो सारे काम वो फटाफट छिंदवाड़ा के लिए करा लेते हैं, नरसिंहपुर को भूल जाते हैं। यहां तक कि एक सड़क मार्ग के लिए तो आंदोलन करना पड़ा था नरसिंहपुर वालों को कमलनाथ जी के कारण। सर तो ये मेडिकल कॉलेज नहीं आने में कांग्रेस का भी उतना ही दोष होगा? देखिए, कमलनाथ जी की कुल 15 महीने सरकार रही, 15 महीने में लोग 15 महीने में छिंदवाड़ा के काम हो गए सर? नहीं, मगर अभी जो बात कर रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज 20 खुल गए, तो उसमें नरसिंहपुर का नंबर क्यों नहीं आया? नरसिंहपुर में वजनदार सांसद भाई, नरसिंहपुर में क्यों नहीं खुल पाया? यदि एक बार स्वीकृत हो जाती, जमीन चिन्हित होना, टेंडर लगना, ये तो बात की प्रक्रिया है। चलिए थोड़ा जनता की राय ले लेते हैं। क्या मेडिकल कॉलेज में थे, अब 24 हो गए हैं सर? मध्य प्रदेश के अंदर जी, पहले 4 थे जब इनकी सरकारें थी, अब 24 कॉलेज मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन और नरसिंहपुर में भी जल्द से जल्द खुलने वाला है। थोड़ा यहाँ भाई साहब के पास चले जाएं। जी सर, हेलो। अरे मगर नरसिंहपुर में तो नहीं हुआ, दुर्भाग्य तो ये है ना। हो जाएगा, चिंता मत करिए। हेलो माइक यहाँ ले आइए। नरसिंहपुर में हो जाएगा। एक नरसिंहपुर में जमीन अलॉट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सरकार आपकी 54 साल रही है, केवल 4 मेडिकल थे और छत्तीसगढ़ में 2 चले गए थे, इतने थे। हमने अपनी छाती में दम थी, इसलिए मध्य प्रदेश में 28 मेडिकल कॉलेज थे। सर बिल्कुल उपलब्धि है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन ये आप लोगों की उपलब्धि नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है कि उस 24 में अभी तक आप शामिल नहीं है। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं सर।
क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज इस जिले में तो होना ही चाहिए। सबसे उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान जिला, किसानों की बहुसंख्या, और यहाँ तक कि इस मंच पे बैठे सारे नेता किसान, और उसके बाद भी यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। संजय जी, जनता क्या सोचती है इस संदर्भ में, पहले जनता से जान लेते जी बिल्कुल अनुराग जी, हम जनता ही से समझने का प्रयास करेंगे। कृषि कॉलेज उपजाऊ भूमि है, एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, क्या लगता है आपको होना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने कहा उपजाऊ भूमि है, पहले तो मैं भूमि पे बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। पहले दोनों पक्ष के नेताओं ने जो बात रखी कृषि के विषय में, एक आरआर एग्रो का नाम नहीं ले पाए दोनों पक्ष के नेता। आरआर एग्रो ने 287 किसानों का 5.5 करोड़ 2 साल से दबा के रखा है। उस पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कांग्रेस के लोग एक भी बार सड़क पर आए हैं। क्यों नहीं आए? फैक्ट्री वाले से क्या संबंध है आपके, या फिर आप प्रशासन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं? इसके बाद दूसरा, एक डैम बन रहा है यहाँ पर, डैम के लोगों का विस्थापन होना है। विस्थापन होना है तो उन लोगों को जो राशि मिलनी है सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं, बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है कि नहीं, सुनिए, 5.5 एक मिनट, एरीगेशन लिफ्ट एरीगेशन से होगा, उसमें किसी तरह का कोई विस्थापन नहीं होगा। ये गलत फहमी कांग्रेस और उनके संबंधित लोग फैलाए रहे। हमारे यहाँ पर 2 परियोजनाएं आई हैं जो कि ऐतिहासिक है। 70 साल की कांग्रेस का जितना बजट था उतना मध्य प्रदेश नरसिंहपुर। सर चलिए ये करते फिर, ये एक बैराज है, सुनिए आप पूरी बात को। ये अरे सुनो यार, ये केवल एक बैराज है और इसमें 1 डिसमिल जमीन भी किसी की नहीं जा रही है। जो किसान बांध के सबसे नजदीक में रहता है वो मेरा मित्र है, उसकी इतनी सी भी जमीन नहीं जा रही, इतनी सी भी। देख रहे होंगे आप, ये 1 इंच कहलाती है। मैं बता दूं आपको, नर्मदा नदी का जहां किनारा होता है उस किनारे पर जो अतिक्रमण थे वे अतिक्रमण तो खत्म करना ही पड़ेंगे। इसके लिए अगर बांध का पानी ऊपर आता है तो कहीं से कहीं तक इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। संजय जी एक मिनट, आप अभी हमारे मित्र ने कहा कि 28 मेडिकल कॉलेज खुलवाए 18 साल की सरकार में। मैं भैया मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इन 18 सालों में प्राइवेट कॉलेज कितने खुले हैं और सरकारी कॉलेज कितने खुले, इसकी गिनती मालूम है? और दूसरी सुनिए, आप एक मिनट, आप मेडिकल उद्योग चला रहे हैं, आप मेडिकल उद्योग चला रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कमाई के साधन बनाने के लिए अपने ये नए उद्योग शुरू किए, बेकार की बात करते हैं आप। चलिए कॉलेज सर देखिए सर बैठिए ना जी। मैं ये ठीक है सर, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में देखिए सर, उम्मीद ये है, बात चल रही है चिनकी बांध से संबंधित। वही सर, अब मेरी सुनिए जी। चिनकी बांध के लिए माननीय प्रहलाद पटेल जी ने और माननीय जालम सिंह जी विधायक बैठे हैं। केर पानी में ये घोषणा की थी कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक चिनकी बांध नहीं बन सकता। दूसरी बात, और ये बांध जो है ये 24 मीटर की ऊंचाई का बन रहा है और इसमें 80 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 80 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इस बांध से 24 मीटर की ऊंचाई, अविनाश 24 मीटर की ऊंचाई है। शांति। आप बैठो वहीं भैया, हम लोग बैठे आराम से, बस ना। अभी आप लोगों को संवाद जारी रखवाना है तो उम्मीद है ये नारेबाजी आप लोग नहीं करेंगे। प्रश्न नहीं सर आप लोग भी सर थोड़ा आप लोग भी धैर्य रखिए, आप लोग भी धैर्य रखिए। ऐसे जो है हम नहीं सर नाराजगी की जरूरत नहीं है, सारे लोगों से बात वैसे ही हो रही है सर। नहीं हम लोग हेलो जी सर हेलो, इस संदर्भ में सर एक कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। चिनकी में जो बांध बन रहा है ये बांध नहीं है, ये बैराज है, ये उद्वन सिंचाई योजना है।
इसमें से पानी शिफ्ट होगा। 24 मीटर की ऊंचाई उस बांध की, बात सुनिए और कम से कम गुरु गुफा तक, सागर घाट तक इसका पानी का जो है, पहले आप सुनिए, पानी का, पहले आप सुन लीजिए जी। इसमें एक भी एकड़ जमीन डूब में नहीं आ रही, एक भी गांव नहीं डूब रहा, एक बात। दूसरी बात ये है जी, नहीं आपके पास आ जाइए, माइक लेके आप बैठिए। नर्मदा नदी के तट के जो कछार थे, जो नर्मदा नदी के कछार थे, वो पूरे कछार डूब रहे हैं। अरे गुरु गुफा तक जो है वहां तक डूब रही है। एक भी गांव डूब रहा है क्या? एक भी गांव डूब रहा है? गांव डूबने से नहीं, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन जो उपजाऊ जमीन है, वो किसान जो है जमीन की वजह से जो है, सर थोड़ा कोई जमीनें नहीं डूब रही। मुद्दों पे बात मैं बताया, थोड़ा मैंने आपसे कहा कि बांध है ही नहीं है। बांध होता है जो 100-200 फुट ऊपर ऊंचाई में बांधा जाता है, वो बांध होता है। अभिलाष जी, पानी शिफ्ट कराया अभिलाष जी, डूब में झामर गांव भी आएगा। झामर जो है नीचे स्तर पे है, उस तरफ गुरसी भी डूब में आएगा। आ रहे हैं, आएंगे वो। सर आखिरी 2 सवाल है। हम जवाबदारी से कह रहे हैं, बहुत स्पष्टीकरण आ गया सर। आप, मैं पूर्ति में बता रहा हूं। आप बोलिए। ये जो डैम की बात है, वहां पे उस विभाग के अधिकारियों को हमने स्वयं ने, मेरी मौजूदगी में, शायद भैया भी थे जो बोल रहे हैं ना वो, और वहां पे बाकायदा नक्शा के आधार पे, ऐसा डैम नहीं बनता कभी कि तुमने कह दिया कूता में बन गया। ठीक है जी सर, उसके आधार पर उसकी सीट देख के, ठीक है, उसमें बात करके किसानों से कोई गांव नहीं डूब रहा है, और जितना उसका लेवल है, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है उसके लेवल के हिसाब से नक्शा कटा हुआ है, और उसमें कोई एक गांव भी नहीं डूब रहा है। हमने अधिकारियों से बात करी और वहां के किसानों से बात करी। केर पानी गांव भी डूबेगा, केर पानी डूबेगा, नहीं डूब रहा, लखनऊ वो नहीं डूबेगा, झामर डूबेगा, लगाने डूबेगा नहीं, बिल्कुल डूबेगी। केर पानी में अंदर तक हो गया। इस मुद्दे पे चर्चा हो गई है, मुद्दा उठ गया, जानकारी में आ गया, शासन के पास पहुंचाने की कोशिश है। अगले 2 मुद्दे हैं, इन पे आप बड़ा स्पष्ट जवाब चाहेंगे। नहीं, कांग्रेस के मित्र भ्रमित न करें सर भ्रमित नहीं करना चाहिए। बड़ा सियासी सवाल है ये, कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी है। सर थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी सर उस पे अभी बहुत चर्चा हो गई, समय अभाव है, अगला सेशन अभी आपने जो कृषि महाविद्यालय की बात की थी जी, तो नरसिंहपुर जिले में बोहानी में दानवीर राघव सिंह जी दुबे ने करीब 200-300 एकड़ जमीन दान में दी थी। अभी डॉक्टर साहब कृपया ध्यान से सुनिए। ओ डॉक्टर साहब, 56 साल पहले कॉलेज नहीं थे मेडिकल, मगर उस समय इतने थे कि आप डॉक्टर बन के। ठीक है सर, ये जानकारी आ गई सामने। बात सुनिए कि वहां सैकड़ों एकड़ जमीन स्वर्गीय राघव सिंह जी दुबे ने दान में दी थी, जहां कृषि महाविद्यालय को चिन्हित करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सर, क्योंकि अभी भी वक्त है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, आज मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई जा सकती। सर जानकारी में राघव सिंह जी नहीं, चाचा राघव सिंह जी नहीं, राघव जी मिश्रा, अभिलाष जी दुबे जी नहीं, मिश्र, अभिलाष जी सिंह नहीं थे वो। चलिए जानकारी में आ गई है, जो जमीन उपलब्ध है उस पर जरूर एग्रीकल्चर कॉलेज बनना चाहिए। सर भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जिले में, आप लोग इतना वेट एंड वॉच क्यों कर रहे हैं? क्या घबराहट है आपके अंदर? जी सर आराम से सर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि समय अभाव है, इसके बाद हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए चिंता करना है भाजपा को, उनको तेंदुखेड़ा में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। पहला जवाब तो ये हुआ। भैया तेंदुखेड़ा के 2 बैठे हैं, हम यहाँ बैठे और मुलायम भैया वहाँ बैठे। सवारी जी शर्म करो। नहीं, आप वरिष्ठ हो, आपका सम्मान है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि तेंदुखेड़ा में एक नहीं 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तीसरे डॉक्टर साहब। जब मोनिका भट्टी की सिंगल घोषणा हो सकती है, तेंदुखेड़ा की ओर घोषणा कर देना। हम खुद बैठे थे ना टिकट पार्टी के लिए। चलिए चूंकि दूसरा जो आपने कहा कांग्रेस क्यों इंतजार कर रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, 200% सही है जी, और इसी हड़बड़ाहट के कारण जो अभी हम सुन रहे थे डिबेट माननीय सोनी की और हिमांशु जी की, कि इतने बड़े बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री जी आते हैं मध्य प्रदेश, 55 मिनट भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री को संबोधन नहीं करते, के नीचे जमीन मध्य प्रदेश के कोई यकीन नहीं, मध्य प्रदेश के विकास पर कोई बात नहीं करते, और वो उड़ते हैं
और बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए जाते हैं। सर अब मैं ये जो तो बोल रहा हूं चिंता कि इनके कांग्रेस पैरों को के नहीं है, नीचे कांग्रेस जमीन के पास नहीं है, प्रत्याशी फिर भी घोषित इनको करना यकीन है। नहीं है। सर आप और बता दीजिए इसका जवाब, क्योंकि इसके बाद हम सेशन समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से इसका जवाब जिलाध्यक्ष जी आप ही दे दीजिए। एक तो खुशखबरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चौथे प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। खुद अभिलाष जी ने बोल दिया कि मैं जो है वो तेंदुखेड़ा से हूँ। हाँ, दूसरा है ना? दूसरा सर आप कह रहे हैं कि एक भी नहीं है, तो यहाँ बैठे हैं दो सर, डॉक्टर साहब भी मांग रहे हैं। और दूसरा मेरा ये था, भारतीय जनता पार्टी सवाल 11 नहीं प्रत्याशी हैं, मिलके लड़ लेंगे भाई। शेखर भैया आपने चाहा तो मिल ही के लड़ रहा है, देखना परिणाम आएगा। अभिलाष जी कार्यक्रम समाप्ति की हो रहा है, ये आखिरी जवाब आप दे दीजिए। ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद में अगले सेशन पे जाएंगे हम। अभिलाष जी ये बता दीजिए, क्या आपके विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था? आपके विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इसी कारण प्रहलाद जी और उदय प्रताप सिंह जैसे चेहरों को आपको बुलाना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है, कहां पर दिक्कत है आपके पुराने प्रत्याशी या वर्तमान विधायकों के साथ में, जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बुलाना पड़ा आपको? देखिए भैया भी कह रहे थे, पिछले चुनाव में भी घोषणा हुई थी, मुलायम भैया यहाँ बैठे हैं, कि भैया बूथ एजेंट नहीं मिलेंगे। तेंदुखेड़ा विधानसभा में ऐसा एक भी बूथ नहीं है कि जहां एजेंट नहीं है। तेंदुखेड़ा विधानसभा में देवरी जो विधायक जी का गांव है, वहां से भी आप मानोगे नहीं, सरोज पटेल हमारी भाभी वहां से सक्रिय कार्यकर्ता और प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी। यहां बैठ के कुर्सियों पे मुंह चलाना अलग बात है, और धरती में जब जाओ ऐसा एक भी बूथ नहीं है तेंदुखेड़ा में, समझ गए? हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता, हर बूथ पर यूथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो प्रधानमंत्री जी का विषय कह रहा है, हम किसी व्यक्तिवाद एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, ये व्यवस्था है पार्टी की। यदि पार्टी ने लगा तो मुन्ना भैया को हो सकता है कोई संगठन में काम दिया जाएगा, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि जिन लोगों को अभी हमने टिकट नहीं दी तो वो कोई काम नहीं कर रहा है? भाई हो सकता है कि यहाँ नरसिंहपुर के लिए उपयुक्त समझा हो, और आगे की कोई रणनीति हो तो वो क्या आपसे पूछ के करेंगे कि इनसे पूछ के करेंगे? हैं जी चलिए चूंकि अगले सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, काफी सारी चर्चाएं हैं। उम्मीद यही है कि नरसिंहपुर को मेडिकल कॉलेज जल्दी मिलेगा, एग्रीकल्चर कॉलेज जल्दी मिलेगा, सड़कें जल्दी बनेगी, और उम्मीद है भगवान नरसिंह जी के और मां नर्मदा के आशीर्वाद से जो भी आगे जीत कर आएगा वो इन तमाम उम्मीदों को पूरा करेगा। अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो परंपरा है उसके निर्वाह के लिए एक बार फिर हम अपनी एंकर हेड सोनल जी की तरफ चलेंगे। ओवर टू सोनल जी। जी थैंक्स। जी धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे INS 24/7 हरिभूमि की तरफ से। मैं आग्रह करूंगी दिनेश जी से, एक मिनट सर, क्या हुआ? अच्छा, ये जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने बोला, आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं बोल पा रहे थे? उन्होंने बोला बाकायदा, और मौका पर्याप्त दिया गया है सभी को। अब चूंकि हम अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और स्मृति चिन्ह भेंट करने की जो हमारी परंपरा है उसमें सहयोग करें। आपको नरसिंहपुर वासियों सीधे टीवी पर देखा जा रहा है, तो कृपया करके वो जो मतलब इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो जनता सुन नहीं पाएगी कि कौन कांग्रेस क्या बोल रही है। जोरदार तालियों की आवाज, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की पूरे कार्यक्रम में कि उधर से ही आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। तो इस जोश को बनाए रखिए बस। और ये सम्मान हरिभूमि परिवार और INS 24/7 के तरफ से स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, और इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर बस सर, आप कैंडिडेट्स का ऐलान कर दीजिए और फिर रैलियां निकालिए सर। ये तो मंच संवाद का है, और संवाद को संवाद की तरह रहने दें कृपया करके। और सभी मेहमानों का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और अब अगला सेशन जो होने जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरसिंहपुर के विधायक हमारे बीच मौजूद हैं जो मंच पर आएंगे, और कितने वादे आज से 5 साल पहले उन्होंने किए थे, कितने पूरे किए हैं, और क्या कुछ उम्मीद अब नरसिंहपुर की जनता अपने कैंडिडेट से रख रही है, जिसका ऐलान बीजेपी ने नरसिंहपुर के लिए कर दिया है। जाहिर तौर पर नरसिंहपुर इसके बाद VVIP सीट हो गई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार
क्या कुछ होने जा रहा है चुनावों में, खासतौर पर नरसिंहपुर की सब पर नजर रहेगी, क्योंकि 35 साल के बाद विधायकी के चुनाव में उतर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी। तो जाहिर तौर पर सबकी नजरें उन पर हैं और ऐसे में जनता इस बार किस मूड में है। कांग्रेस का जोश भरपूर दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि 150 पार, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 200 पार या फिर 150 पार। अब बिना किसी देरी के मैं मंच पर, चूंकि व्यवस्थाएं बदल रही हैं, और इस बीच मैं बुलाना चाहूंगी जालम सिंह पटेल जी को, विधायक